अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सादिक लाइब्रेरी में आप सबको खुशामदीद है। तो चलिए सुनते हैं कि आगे बाजीगर में क्या हुआ। तो बातें तो खूब करता है, पर तू कलकत्ते में काम क्या करेगा फकीर है? वो तो बड़ी नामुराद जगह है। मैं कहती हूँ वापस चला जा, बनारस ही में कोई रोजगार तलाश कर। अब चल दिया तो चल दिया बेगम साहब, मैंने बेपरवाही से कहा। तेरी मर्जी, ये बता तुझे कौन सा काम पसंद है? मुझे किसी काम में यार नहीं, भूखे को क्या चाहिए, 2 रोटी। मेरी जुबान कैंची की तरह चल रही थी। जेल से आने के बाद अब तक मैंने किसी से इतनी बातें नहीं की थी, और जेल की मेहमानी में भी कहाँ की थी। लेकिन वो एक कमीन औरत थी। वक्त और मुकाम दोनों बुरे थे। पुलिस पीछे लगी हुई थी। बरदान का स्टेशन करीब आ रहा था। जरूरी नहीं था कि इस बार पुलिस सिर्फ प्लेटफार्म पर ही मौजूद हो। वो दोनों तरफ खड़ी होकर उतरने वाले मुसाफिरों पर नजर रख सकती थी। अगर मैं चची से ऐसी बातें शुरू ना करता तो मुझे अगले स्टेशन पर उतरना पड़ता, फिर पुलिस की इज्जत से बचकर दोबारा किसी डिब्बे में चढ़ना पड़ता। एक शख्स जिसके पास सफर का टिकट भी ना हो, जो पुलिस को मतलूब हो और जिसका हुलिया भी मशकूक हो, जिसके लिए फरार के रास्ते मसदूद हो, वो कैसी कैसी बदतरीन मुफाहमत पर न उतर आएगा। चची से इसी हाल में मुलाकात होना रह गया था। मैंने तय किया था कि कलकत्ते उतरते ही मेरा रुख जेल की तरफ होगा। वहां मैं करीमगुल से मिलूंगा और इससे उस शैतान का पता पूछूंगा जो 7 साल पहले सिनेमा में करीमगुल और चची से कोरा का सौदा करा था। उसने हमारे पीछे बदमाश लगाए होंगे। अब 2 ही इम्कान थे, या तो कोरा उन गुंडों के हाथ लग गई होगी जिन्होंने उस रात हम पर हमला किया था, या उसे मौलवी साहब ले गए होंगे। और आज करीमगुल की बजाय बराह रास्त उसकी चची से मेरी मुलाकात हो गई थी। उसके सामने करीमगुल की हैसियत तो महज एक कारिंदे की थी। चची उससे कहीं ज्यादा मशाक और पुख्ताकार औरत थी। खैरियत गुजरी के चची ने मुझे पहचान नहीं लिया। अगर पहचान जाती तो वाकयात मुख्तलिफ अंदाज से पेश आते। मुमकिन था मैं उसे खिड़की से फेंक देता। अंधेरी रात में ऊँघते हुए मुसाफिरों को यह भी पता न चलता कि किस गुनाहगार के बोझ से गाड़ी का वजन कम हो गया। दूसरे, मैंने चची के साथ एक लड़की को देख लिया था। मैंने बहुत सोच समझ कर, गुस्से के बावजूद हर तरह लड़की का जायजा लेकर गुफ्तगू की इब्तिदा की। मेरा ये यकीन बतदरीज पुख्ता होता जा रहा था कि इस लड़की की हैसियत कोरा से मुख्तलिफ नहीं है। ये भी कहीं से ख्वाब दिखाकर लाई गई है, किसी बेगैरत ने इसे बेच दिया है, या ये अपने हालात से तंग आकर चची की ख्वाब आवर बातों पर ईमान ले आई है। मैंने कोरा का कर्ब देखा था। मैंने जेल में एक नंबरी बदमाशों से बेजमीरी और इंसानियत सोजी के हजारों वाकयात सुने थे। मुझे उसकी मंजिल मालूम थी। सुन भाई फकीरे, चची ने कंधे उचकाकर कहा, बनारस और कलकत्ते में बहुत बड़ा फर्क है। बनारस की दुनिया और है कलकत्ते की और। कलकत्ते में तुझे नई नई बातें सुनने को मिलेंगी। तेरा दीदा फट जाएगा। अब अगर तू मुझसे हामी भरे कि तू मेरे इशारों पर चलेगा, मेरी मर्जी के बगैर एक कदम आगे नहीं बढ़ाएगा, तो मैं तेरे लिए कुछ सोच सकती हूँ। बेगम साहब, मैंने मचल कर कहा, मैं आपकी खिदमत करता रहूंगा। आप रात को दिन कहेंगी तो मैं भी उसे दिन कहूंगा। आप दिन को रात कहेंगी तो मेरी फूटी जुबान पर एक लफ्ज भी शिकायत का नहीं आएगा। बस आप हाँ कह दीजिए ना। भाई देख फकीरे, चची ने घबराते हुए कहा, मैं तुझे नहीं जानती, तेरा आगा पीछा मुझे कुछ नहीं मालूम, मगर तू इंसान का बच्चा लगता है, इसलिए एतमाद करती हूँ। मुझे तेरी जवानी पर तरस आ रहा है। बनारस में हिंदू बनिए के हाँ हलवे मांडे खाने से तेरे चेहरे पर ये जो रंग फूटा पड़ता है ना, मैं इसका जुमा तो नहीं लेती, पर तुझे अपने घर में सब कुछ नसीब होगा। खुदा ने हर चीज दी है, लेकिन बस एक बात बुद्धि में धर ले, मैं किसी चीज पर कोई इतराज पसंद नहीं करती। जमाना बदल गया है। हम लोग पुराने चौंचलों और बनावटी रख रखाव के कायल नहीं है। हम फैशन भी करते हैं और जी भर कर दुनिया का मजा भी लेते हैं। समझा? कुछ आया है दिमाग में? सब कुछ आ गया, मैंने जोश से कहा। बस जी, फिर तो अपने तो मजे आ गए बेगम साहब। अब मुझे हर मामले में 2 कदम आगे पाएंगे। जिस खोंट कहेंगी बकटुट भागूंगा। लेकिन मेरा चेहरा लटक गया। लेकिन क्या फकीर है, क्या तनहा की बात कर रहा है? नहीं बेगम साहब, मैंने कानों पर हाथ रखते हुए कहा, अब तो मैंने खुद को आपके कब्जे में दे दिया बेगम साहब, बस एक गलती हो गई है। मैंने अटक अटक कर कहा, कैसी गलती? वो चौंक कर बोली, कुछ मुंह से तो फूट। जिया स्टेशन पर एक हिंदू से लड़ाई हो गई थी, मैंने मिनमिनाते हुए कहा। उसने मेरी माँ को गाली दे दी थी। मैं बर्दाश्त कर गया। फिर ना जाने वो क्या क्या ओल फोल बकता रहा। मैं चुप रहा। फिर उसने मेरे मुंह पर थूक दिया। बस मुझे गुस्सा आ गया। मैंने उसे लाता और घुस्सों पर रख लिया। उसका खून बहने लगा। आदमी कोई बड़ा था। पुलिस में रिपोर्ट कर दी गई। अब पुलिस मुझे स्टेशन पकड़ने की फिक्र में है। तू लड़ता झगड़ता भी है? उसने नागवारी से कहा। बस बेगम साहब, गुस्सा आ गया, दिमाग खराब हो गया था। हर आदमी को कभी कभी लड़ते झगड़ते भी रहना चाहिए। अब वो बरदान स्टेशन पर फिर मेरी तलाश में आएंगे, इसलिए मैं कुछ देर के लिए बाहर जाऊंगा, दोबारा आपकी खिदमत में यहीं आ जाऊंगा। आने देने, तुझे खा थोड़ी जाएंगे। इन पुलिस वालों का दीन ईमान कुछ नहीं होता बेगम साहब, मैं इनके सामने आना ही नहीं चाहता। मैंने मुस्तरब होकर कहा, सब ठीक हो जाएगा रे, बरदान तक इत्मीनान से बैठा रहा। ये कहकर चची ने मिट्टी के बर्तन से मिठाई का एक दोना निकालकर मुझे दिया। मैंने बेढंगेपन से उसे सलाम किया। लड़की मेरी दास्तान और बेचैन बातें हैरत और हसरत से सुन रही थी। कभी कभी वो मेरे किसी जुमले पर मुस्कुराने की कोशिश करती और फिर उदासी में डूब जाती। ये छोटी बेगम आपकी बहन है? मैंने चची से लड़की के मुतल्लिक पूछा। बेटी का लफ्ज मैंने जानबूझकर इस्तेमाल नहीं किया। चची ने जिस तरह एक बार कोरा की बलाएं ली थी, इसी तरह उसकी थोड़ी पकड़कर उसे प्यार भरी नजरों से देखने लगी। चची की इस वरफ्तगी पर
लड़की का रंग सुर्ख हो गया, उसकी आंखों में शर्म के डोरे पड़ गए। ये मेरी जिंदगी है, ये मेरा सहारा है। चची ने उसे बाजू से पकड़कर खुद से करीब कर लिया। लड़की दोहरी हो गई। बरदाना स्टेशन तक मैं उससे बनारस की बातें करता रहा। फिर जब प्लेटफॉर्म पर गाड़ी सुस्त पड़ने लगी तो चची ने मेरी तरफ देखकर लैट्रिन की तरफ इशारा किया। उसके सिवा उसके ज़हन में मुझे छुपाने के लिए कोई तरकीब आ ही नहीं सकती थी। मैं वहां चला गया। फिर डिब्बे के अंदर कौन आया कौन गया, मैं इस तमाम रुदा से बेखबर रहा। प्लेटफॉर्म से उठने वाला शोर इतना तेज था कि कान पड़ी आवाज सुनाई न देती थी। पुलिस वालों ने खिड़की से झांक के फर्स्ट क्लास में सफर करने वाली इन दो बुर्कापोश मौजूद खवातीन से अदब के साथ पूछा होगा कि उन्होंने अपने डिब्बे में कोई शख्स तो नहीं देखा। चची के तेवर बिगड़ गए होंगे और पुलिस वाले कोई जवाब दिए बगैर आगे निकल गए होंगे। अंदर मेरा दम घुटता रहा। एक एक लम्हा गिरा गुजरा था। मैं करीम गुल की चची की मुट्ठी में बंद था। मैंने सोचा कि फर्ज करो उसने ये बहरूप मुझे पहचान कर भरा हो और पुलिस के इंतजार ही में बैठी हो। मुझे झुझरी आ गई। बरदाना स्टेशन से गाड़ी की रवानगी में हासी ताखीर हुई। मेरे लिए वक्त काटना दूभर हो गया। खुदा खुदा करके जब गाड़ी ने हरकत की तो मेरे उत्सान बहाल हुए। फिर चची की दस्तक पर मैं बाहर निकला। आए थे वो? मैंने बेचैनी से पूछा। आए थे और जैसे आए थे वैसे ही चले भी गए। चची मुस्कुराई। क्या कहते थे? चची अकेले में यकीनन मुझ पर एहसान जताने के लिए बातें बना सकती थी, मगर लड़की की मौजूदगी में मुबालगे से काम नहीं ले सकी। उसने सिर्फ ये कहा, बस बैठ जा आराम से, काहे की फिक्र करता है, तेरे लिए झूठ बोलना पड़ा। मैंने एहसानमंदी के तौर पर उसे सलाम किया। मेरी सादगी पर वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। लड़की उसकी हंसी में शरीक नहीं हुई। जैसे जैसे कलकत्ते का फासला घट रहा था, लड़की के चेहरे पर धुंध सी छाती जा रही थी। किसी स्टेशन पर ठहरने के लिए गाड़ी की रफ्तार मुजमिल होने लगी। मैंने दोबारा छुपने के लिए पर तोले। बैठा रह, चची ने हुक्म दिया और खिड़की से झांक कर देखा। कहाँ तक तलाश करेंगे? बस अब निचला होकर बैठ जा। चची का अंदाजा दुरुस्त था। पता नहीं वो कौन सा स्टेशन था। वहाँ पुलिस का कोई हरकारा डिब्बे की तरफ नहीं भटका। 2 स्टेशनों पर मतलूबा मुलजिम की तलाश में नाकामी के बाद उन्होंने हार मान ली होगी और ये कयास किया होगा कि मुलजिम गया से रात को जाने वाली होड़ा एक्सप्रेस में सवार हो गया होगा। वो इतनी तगदो कर सकते थे। मुमकिन है उन्होंने शुबे में चंद बदनसीब मुसाफिरों को पकड़ भी लिया हो। पुलिस हानापुरी को सबसे ज्यादा अहमियत देती है, लेकिन अभी गाड़ी ठहरे हुए चंद ही मिनट गुजरे होंगे कि 2 हट्टे कटे आदमी नहायत बेतकल्लफी से खिड़की पर खड़े हो गए। मुझे वहां देखकर उनके चेहरों का रंग बदल गया। शक्लों सूरत से उनके मशगले साफ नजर आ रहे थे। मैंने जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा ऐसे ही लोगों की सोबत में गुजारा था। एक कुछ लंबा और दूसरा औसत कद का था। वो मामूली कपड़े पहने हुए थे। हैरियत तो है? लंबे कद के आदमी ने चची से पूछा। हाँ, सब ठीक है, चची ने मानी खेज लहजे में कहा। उस आदमी ने मेरी जानब आंख का इशारा किया। चची ने इशारों ही से उसे मुतमईन करना चाहा, लेकिन वो चची की खामोश जुबान समझ नहीं सका। उसकी आंखों में एकदम शोले लपके और वो मुझे घूर कर देखने लगा। चची ने खिड़की की तरफ बाजू बढ़ाकर उसके हाथ पर हाथ रख दिया। पहले तो उसे हैरत हुई, लेकिन फिर जैसे वो सब कुछ समझ गया। लड़की ने इन दोनों के आने से पहले ही मुंह फेर लिया था और चेहरे पर नकाब डाली थी। वो चची के ये इशारे कनाई नहीं देख सकी थी। चची के मुलाजमों के सामने वो बेपर्दा और बेझिझक होना नहीं चाहती थी। ज़ाहिर चची ने उसे ये बताया होगा कि उसके साथ 2 खदाम चल रहे हैं। पहले मुझे ताजुब था कि चची जैसी जहान दीदा औरत एक जवान लड़की के साथ तनहा कैसे सफर कर रही है। दोनों खादमों की आंखों में मिली हशूनत और हकारत भरी हुई थी। चची ने पानदान खोल के उनके लिए ग्लोरियां बनाई और फिर मुझसे पूछा, खाता है? मैंने हाथ बढ़ा दिया। मुद्दतों बाद पान खाने को मिला। आखिरी पान भी 7 साल पहले इसी ने खिलाया था। मेरे होंठ लाल हो गए। चची ने दीदे नचाते हुए कहा, कमबख्त के लब कैसे रच गए हैं। इस तबसरे पर लड़की ने पहलू बदलकर मेरी तरफ यास भरी नजर की और खुद लाल हो गई, जैसे उसे हजारों पान खिला दिए गए हों। कलकत्ते तक आने वाले हर स्टेशन पर दोनों खदाम हाजिरी लगा जाते और मुझ पर नफरत बरसाते हुए रुखसत हो जाते। मैं सारे वक्त फर्श पर बैठा रहा। ऊँग भी नहीं आई। चची और लड़की के दरमियान बहुत कम बातें हुई। मैंने चची की गफलत का बहुत इंतजार किया कि वो इधर उधर हो तो मैं लड़की से कुछ बात करूं, मगर किसी भी लम्हे चची की आंख नहीं लगी और ना इसने अपनी जगह से हरकत की। होड़ा स्टेशन पर गाड़ी फतहाना अंदाज में दाखिल हुई। स्टेशन पर अगर बिठल का कोई आदमी होता तो मुझे पहचान सकता था। जब मैं यहाँ से गया जा रहा था तो मुझे साटे मिल गया था। इन दिनों पता नहीं स्टेशन के इलाके में किसकी ड्यूटी होगी। मुझे खौफ भी था कि बरदान और अंसूल की तरह पुलिस होड़ा स्टेशन पर एक आखिरी कोशिश कर डालने का इरादा न कर ले। इसी खौफ के बायस मैंने सामान चची के मुहाफिजों और कुल्ली को नहीं उठाने दिया, बल्कि बढ़कर बिस्तर बंद सूटकेस, कंडियां और थैले खुद अपने हाथों और कंधों पर उठा लिए। कंधों पर रखे हुए सामान से मेरा चेहरा बड़ी हद तक छुप गया था। मैं चची के पीछे पीछे उनके नकूश कदम पर चलता हुआ स्टेशन से बाहिफाजत बाहर आने में कामयाब हो गया। खादमों ने जल्द से जल्द टैक्सी का बंदोबस्त कर दिया। टैक्सी आ गई तो मुझे टैक्सी से उतार कर खुद इस पर बैठना चाहते थे, लेकिन चची ने इन्हें दूसरी गाड़ी में बैठने का मशवरा दिया, क्योंकि कलकत्ते में मेरे खो जाने का डर था। टैक्सी रवाना हुई और हासा सफर तय करके दरमियाने दर्जे के एक छोटे से बंगले के सामने जाकर ठहरी। उस इलाके में हर तरफ छोटे बड़े बंगले बने हुए थे। हम बंगले में पहुंचे। मैं चची की शानो शौकत देखकर दंग रह गया। मैंने सामान कमरे में रख दिया। बंगले में कीमती फर्नीचर मौजूद था। तमाम कमरे सजे हुए थे। एक बड़ा सा ड्राइंग रूम था। इसकी सजावट पर खास तवज्जो दी गई थी।
यहाँ का लड़की कुछ और घबरा गई थी। उसकी नजरें किसी एक जगह नहीं टिक रही थी। वहाँ एक उधेड़ उम्र बंगाली मुलाजिम था, एक बूढ़ी औरत थी। चची की आमद पर इन दोनों ने मुस्कुराकर एक दूसरे को देखा। चची ने उनसे मेरा तारुफ कराकर फैसलाकुन हुक्मिया लहजे में कहा कि ये लड़का अब हमारे साथ रहेगा, इसके लिए कोठरी का बंदोबस्त करो, ये हमारे ऊपर के काम किया करेगा। चची लड़की को अपने साथ अंदर कमरों में लेगी। मैंने पहली बार उसकी जुबानी लड़की का नाम सुना। उसका नाम जरी था। दोनों खादम ड्राइंग रूम में आकर बैठ गए। कुछ देर के बाद चची भी लिबास तब्दील करके उनके पास पहुंच गई। चची ने अब एक कसी हुई साड़ी पहन ली थी और हल्का सा मेकअप भी कर लिया था। उसका रंग बहुत उजला था। इस उम्र में भी उसमें एक तंतने वाली जाज़बियत थी। मैंने सोचा कि उस लड़की के पास जाऊं, उसे आगाह करूं कि उन लोगों के दरमियान आपसी है, लेकिन अभी इस इकदाम का मौका नहीं आया था। पूरे सफर में इसने मुझसे एक भी बात नहीं की थी। दोनों मुलाजिम चची से कुछ देर गुफ्तगू करने के बाद चले गए। फिर चची जरी को ड्राइंग रूम में ले आई। बुरका में तो इसके रंगो रूप का पता ही नहीं चला था। अब गरारे, चंबर और दहाती दुपट्टे में वो कुछ और ही लड़की निकल के आई थी। मैं उसे देखता ही रह गया था। उसका बदन चैनी और चाकू से तराश कर बनाया हुआ मालूम हो रहा था। भाई अब बोलो, कुछ बातचीत करो, तुमने तो चुप का रोजा रख लिया। देखो ये रेडियो है, ये ग्रामोफोन है, अल्लाह का शुक्र है इस घर में हर किस्म का सामान मौजूद है, जो चीज चाहो उठाओ और बरतो। चची ने नाज से कहा। जरी बस मुस्कुरा कर रह गई। चची बोली, नया नया घर है, दिल लगते लगते लगेगा मुझे तुम्हारी चुप खाए जा रही है। कुछ हंसो, बोलो, नाचो, गाओ, हर बात ज़हन से निकाल दो। मैं वहीं बैठा था। चची ने मुझे डांट कर भगा दिया। कमरे में खाने का एक अलग कमरा था। उस कमरे में एक बड़ी सी मेज रखी हुई थी। चची सच कहती थी, उस घर में आसाइश की हर चीज मौजूद है। बंगाली मुलाजिम का नाम राजू था। उसने शाम तक मेरे कपड़े धो दिए। मैं जब नहा धो के और लिबास तब्दील करके चची के सामने खिदमत बजा लाने के लिए पहुंचा तो हैरान रह गई। जरी ने भी मुझे बहुत गौर से देखा। फिर रात तक बंगले में कई मोटरें आकर रुकी। चची ने मेहमानों को पूरे एहतराम से ड्राइंग रूम में बिठाया और मशरूबात से उनकी तवाज़े की। मैं हर वक्त वहां गुस्सा हुआ नहीं रह सकता था, मगर जैसे भी बना मैं ड्राइंग रूम के अंदर बाहर की सुनगुन लेने की कोशिश करता रहा। कमरे में हंसी की घंटियां बज रही थी। चची ने जरी को किसी के सामने नहीं बुलाया। अभी वो उसे नए माहौल से मानूस करना चाहती होगी। पहले ही दिन अजनबी लोगों के साथ उसे बिठा देना उसके नजदीक मसलत के खिलाफ होगा। वो किसी भी वक्त उसका सौदा कर सकती थी। उसे हर किस्म के ग्राहक आसानी से मिल जाते होंगे। कुछ ऐसे होंगे जिन्हें सुधी हुई लड़कियां पसंद होगी और कुछ ऐसे होंगे जो सुधारने का फन जानते होंगे। कोरा के मामले में तो उसने उजत दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन जरी कोरा से कुछ ज्यादा उम्र की थी। उसकी उम्र 18-19 बरस होगी। फिर सबसे बड़ी बात यह थी कि वो चची के घर में थी, इसलिए चची को कोई जल्दी नहीं थी। वो उसकी ज्यादा से ज्यादा कीमत वसूल करने की फिक्र में होगी। इस मुद्दत में उसका तजर्बा खासा वसी हो गया होगा। उसने न जाने कहां कहां ठोकरें खाई होंगी। बहरहाल मेहमानों के रुखसत होने के बाद जरी की अनवा अकसाम की ग़िज़ाओं से तवाज़े की गई। फिर कैरम बोर्ड सजा दिया गया। जरी की दिलजोई और दिलबस्तगी के लिए हर तरह की रियाजत की गई। मैं बहुत थका हुआ था, लेकिन दरमियान में जरी की बात आ गई, वरना मैं बावर्ची खाने में रखे हुए लंबे चाकू की नोक पर चची से उस बदमाश का पता कभी का पूछ चुका होता जिससे उसने कोरा को फरोख्त करने का मामला तय किया था। मुझे यकीन था कि जरी जैसी सादा और मासूम लड़की चची की बेबाकी, बेहिजाबी और घर के आजादाना माहौल से जल्द उकता जाएगी और बुखला जाएगी। अगर मैं अभी से उस पर चची की बेहयाई और दरिंदगी का राज फाश कर देता तो उसे यकीन ना आता, बल्कि वो उल्टा मेरी शिकायत करके सारा काम बिगाड़ सकती थी। इसलिए पहले चची के बारे में उसका मशकूक हो जाना जरूरी था। और जाहिर है मैं उसे बोरी में छुपाकर तो कहीं ले जा नहीं सकता था। एक दफा ऐसी कोशिश की थी, उसका खमियाजा आज तक भुगत रहा था। इस वक्त तो कोरा की मर्जी शामिल थी और वो हर तरह मुझमें शामिल थी। फिर भी रास्ते में हर जगह कांटे बो दिए गए थे। इस वक्त तो मेरी जेब भरी हुई थी और लिबास भी ढंग का था, मगर अब तो कुछ भी नहीं था। मैं जरी की मर्जी के खिलाफ उसे साथ लेकर घर से बाहर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकता था। एक इम्कान ये भी था कि जिस बदमाश की मुझे तलाश है वो चची के यहाँ एक नई लड़की की आमद का जिक्र सुनकर खुद इसकी तरफ आ जाए। सोते वक्त चची ने मुझे अपने पैर दबवाने के लिए तलब कर लिया। ये बात बड़ी अनोखी थी, मगर चची के यहाँ हर चीज जायज थी। मुझे बड़ी झिझक हुई। फिर भी कहरे दरवेश पर जाने दरवेश मुझे हुक्म की तामील करना पड़ी। मेरा जी चाहा कि मैं इसके पैरों की उंगलियों के बजाय नाखून खींच लूं, मगर मैं जब्त किए हुए निहायत एहतियात से उसके पैर दबाता रहा। जरी उसके साथ एक पलंग पर नीमदराज थी। चची ने मुझे डांटा, कमबख्त, हाथों में दम नहीं है क्या? जरा जोर से दाब, सारे बदन की जान निकली हुई है। ये सुनकर जरी ने इसकी खिदमत के लिए खुद को पेश किया। ना ना, चची ने इठला कर कहा, ये नाजुक हाथ पैर दबाने के लिए नहीं, चूड़ियां पहनने, मेहंदी लगाने और प्यार करने के लिए हैं। मैंने जोर जोर से इसके पैर दबाने शुरू कर दिए। हाँ, आप ठीक दबा रहा है, वो कराहते हुए बोली। अभी अपनी नौकरी पक्की मत समझो, जब तक मैं तुझे अच्छी तरह देख और परख ना लूंगी कोई पक्की बात नहीं करूंगी। दूसरे रोज मैंने घर के कामों में ज्यादा तनदही से हिस्सा लेना शुरू कर दिया। हर चीज चमका दी, कुर्सियां, अलमारियां, शीशे के बर्तन। इस तरह मेरे काम और मेरी जुबान से चची मुतमईन होने लगी। शाम को 4 बजे वो टैक्सी मंगवा के और जरी को साथ लेकर घर से कहीं जाने लगी। मैं भी उसके पीछे पड़ गया। बेगम साहब मुझे भी साथ ले चलिए, कलकत्ता देख लूंगा, मोटर में बैठूंगा।
میں نے بچوں کی طرح ضد کی، اسے مجھ پر ترس آ گیا اور اس نے مجھے اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھا لیا۔ ٹیکسی کلکتے کی سڑکوں پر گھومتی رہی۔ چچی زری کو وکٹوریا گارڈن لے گئی۔ وہ پہلے مجھے اور کورا کو بھی اسی جگہ لائی تھی۔ ہم خوب گھومے اور آخر تھکے ہارے گھر واپس ہوئے۔ دوسرے دن زری کچھ کھلنے لگی۔ میں بیشتر وقت اس کے قریب گزارنے کی جستجو میں رہا۔ رات کو بھی موٹریں آئی اور مہمان چچی کے ساتھ کچھ دیر بیٹھ کر چلے گئے۔ پھر رفتہ رفتہ ان کی تعداد بڑھتی گئی۔ 3 دن بعد صرف ایک بار چچی اکیلی کہیں باہر گئی۔ میرے لیے یہی وقت مناسب تھا۔ میں زری کے پاس بیٹھا اس سے مختلف باتیں کرتا رہا۔ میرا خیال تھا کہ وہ بھی مجھ سے کچھ باتیں کرے گی، اپنے بارے میں مجھے کچھ بتائے گی، لیکن وہ تو صرف سر داہیں بھرتی رہی۔ وقت تیز سے گزر رہا تھا۔ اتنا اعتماد تو مجھے ہو گیا کہ زری مجھے ایک بے ضرر، خدمت گزار اور وفادار شخص سمجھنے لگی ہے۔ 3 دن تک میں نے جی جان سے چچی کی خدمت کی تھی۔ زری بیگم، آپ سے ایک بات کہنے کو جی چاہتا ہے۔ میں نے آخر جرت کر ہی لی۔ میرا لہجہ بدلا ہوا تھا۔ اس نے حیرانی سے مجھے دیکھا۔ آپ ہی کے فائدے کی ایک بات ہے، میں نے زور دے کر کہا۔ کہو، وہ آہستگی اور سنجیدگی سے بولی۔ پہلے ایک وعدہ کیجیے۔ میں نے ادھر ادھر دیکھ کر کہا۔ کیسا وعدہ؟ یہ وعدہ کہ میں جو کچھ کہوں گا اسے آپ اپنے تک محدود رکھیں گی۔ میرے خلوص پر شبہ مت کیجیے۔ میں آپ سے کچھ کرامت باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں وعدہ کرتی ہوں، وہ تجسس سے بولی۔ آپ کو اپنی سب سے عزیز چیز کی قسم، میں جو کچھ کہوں کسی سے اس کا ذکر کرنے سے پہلے تصدیق کر لیجئے گا کہ میں نے سچ کہا ہے یا نہیں۔ تم بات تو بتاؤ، وہ اکتا کر بولی۔ آپ مجھے کسی معزز اور شریف خاندان کی لڑکی معلوم ہوتی ہیں۔ میں نے ہچکچاہٹ سے کہا، لیکن آپ برے لوگوں میں پھنس گئی ہیں۔ اس کا رنگ زرد پڑ گیا۔ کیا؟ وہ سر پٹا کر بولی۔ تم کس کے بارے میں کہہ رہے ہو؟ ان لوگوں کے بارے میں جو آپ کو یہاں تک لائے ہیں، میں نے مضبوط لہجے میں کہا۔ آپ بہت معصوم ہیں، مجھے نہیں معلوم وہ کون سے اسباب تھے کہ آپ کو یہاں تک آنا پڑا۔ آپ بیگم صاحب کو کب سے جانتی ہیں؟ اسے جواب دینے میں گریز ہوا۔ میں نے کہا، زیادہ دنوں سے نہیں نا؟ آپ کا جواب یقیناً یہی ہوگا۔ ہاں، زیادہ دنوں سے نہیں۔ وہ ہاس باختہ ہو گئی۔ میں جانتا ہوں، میں نے تحمل سے کہا۔ تم کیسے جانتے ہو؟ اس نے سراسیمگی سے پوچھا۔ میرے جاننے کی بات بعد میں پوچھیے گا، پہلے یہ بتائیے کہ آپ یہاں آنے پر تیار کیسے ہوئی؟ دیکھیے، آپ کو یہ بتانے میں جھجک تو ہوگی، لیکن بہرحال میرا مقصد آپ کے نجی حالات جاننا نہیں ہے۔ میں تو آپ کو بروقت ایک خطرے سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ باقی آپ جانے اور آپ کا کام۔ آپ نے بہت برا کیا جو گھر سے چلی آئیں۔ چند ہی دنوں میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کن مصیبتوں میں گر گئی ہیں۔ میں کہتا ہوں، اب بھی آپ واپس چلی جائیے۔ مگر میں کیسے جا سکتی ہوں؟ گھر کے دروازے تو ہمیشہ کے لیے مجھ پر بند ہو گئے ہیں۔ اس نے کرب سے کہا۔ میں تو کہیں بھی واپس نہیں جا سکتی۔ آپ کے والدین آپ کو پھر گلے لگا لیں گے۔ میرے ماں باپ نہیں ہیں۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ ان کا انتقال ہو گیا تو خالو مجھے اپنے گھر لے گئے، لیکن پھر انہوں نے اور ان کے بچوں نے میری زندگی عذاب کر دی۔ پھر ایک دن تمہاری بیگم صاحب سے میری ملاقات ہوگی۔ انہوں نے ہمارے پڑوس میں گھر لے رکھا تھا، اس لیے ان کا ہمارے گھر آنا جانا شروع ہو گیا۔ جب انہوں نے مجھ پر ٹوٹنے والے ظلم و ستم دیکھے تو پریشان ہو گئی۔ وہ مجھ سے بڑی ہمدردی کرنے لگی۔ شاید خالو مجھے اس لیے برداشت نہیں کرتے تھے کہ میں اپنے باپ کی تمام جائیداد کی تنہا وارث تھی۔ بہرحال میں وہاں بڑی تکلیف میں تھی، اس لیے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بیگم صاحب کے ساتھ چلی آئی۔ انہوں نے مجھے اس جہنم سے نکالا، میرے ساتھ بڑی مہربانی سے پیش آئیں۔ اب تم ان کے بارے میں ایسی باتیں کر رہے ہو؟ میں سچ کہہ رہا ہوں، آپ ایک جہنم سے نکل کر دوسرے جہنم میں آ گئی ہیں۔ پہلے والے جہنم میں کم سے کم آپ کی عزت تو محفوظ تھی، مگر یہاں تو کوئی چیز محفوظ نہیں ہے۔ میں آپ سے اتنی بات نہ کرتا، لیکن میں چونکہ خود اس جہنم سے گزر چکا ہوں اس لیے زبان بند نہ رکھ سکا۔ کیا تم بیگم صاحب کو پہلے سے جانتے ہو؟ چونکہ آپ اخفائے راز کا وعدہ کر چکی ہیں، اس لیے یہ بتا دینے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ہاں، میں نے پہلے سے جانتا ہوں اور اچھی طرح جانتا ہوں۔ لیکن وہ تو تمہیں نہیں جانتی۔ ہاں، میں نے تلخی سے کہا۔ انہیں اگر چہرے یاد رہتے اور انسانوں سے کوئی ہمدردی ہوتی تو مجھے ضرور پہچان لیتی۔ اب وہ مجھے بھول گئی ہیں۔ تم کیا کہہ رہے ہو؟ وہ لرزتی ہوئی آواز میں بولی۔ آپ نے اس ماحول پر غور نہیں کیا؟ بیگم صاحب نے آپ کی آنکھوں پر غلاف ڈال رکھا ہے۔ آپ ذرا غلاف اٹھا کر دیکھنے کی کوشش کیجئے گا۔ رات کو یہاں جو لوگ آتے ہیں، ذرا ان کی اور بیگم صاحب کی باتیں سننے کی کوشش کیجئے گا، پھر مجھ سے بات کیجئے گا۔ اس کی زبان گنگ ہو گئی۔ میں نے اسے بیٹھے بٹھائے خوفزدہ اور سراسیمہ کر دیا تھا۔ کیا تم وہ نہیں ہو؟ وہ دل گرفتہ لہجے میں بولی۔ تم نے تو ان کی نوکری کی ہے اور تم… ہاں، نوکری کی ہے، اور سن لیجئے، صرف آپ کی وجہ سے کی ہے۔ میری وجہ سے؟ جی ہاں، آپ کی وجہ سے۔ بیگم صاحب کے ساتھ آپ کو دیکھ کر میرے بہت سے دکھ تازہ ہو گئے۔ اب آپ کو کیا کیا بتاؤں؟ میں نے ایک لمبی سانس لے کر کہا۔ اچانک برآمدے میں کوئی گاڑی رکنے کی آواز آئی۔ میں فوراً اس کے پاس سے اٹھ گیا۔ میں نے چلتے چلتے اسے تاکید کی کہ اگر وہ اپنے وعدے پر قائم رہی اور اس نے میری باتوں کی تصدیق کے لیے اپنی آنکھیں کھلی رکھی اور کان کھڑے رکھے تو امکانوں سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ اس بات پر اس کا تاثر دیکھنے کا وقت بھی نہیں ملا۔ چچی کی آواز لمحہ با لمحہ قریب آ رہی تھی۔ میں نے جلدی سے بھاگ کر باورچی خانے میں پناہ لی۔ زری تو کورا کی طرح سفید کاغذ تھی۔ وہ میری باتیں بڑی حیرانی سے سن رہی تھی، مگر چچی کا رنگ اتنا ہلکا نہیں ہوتا تھا کہ دھوپ سے اتر جائے۔